Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So these are important weekly current affairs from past week, that is from 5th to 12 September. और जो important issues हैं वो यहाँ पे discuss किए जाएंगे followed by MCQs. One more thing that somebody suggested कि MCQ के बाद में ही answer दे दिया जाए. So you people can tell me in the comment section like how do you want कि हर MCQ के बाद answer आपको बता दिया जाए या फिर at the end like we do आपको सारे answers बताए जाएं. So you can cross check them. Okay. So let's begin and one more thing, please अगर आपको ये videos अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें अभी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो सके. ओके, सो वील स्टार्ट विद दिस. तो पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था मोहनजोदारो एंड पाकिस्तान फ्लड्स. ओके, तो फ्लड्स का क्या असर मोहनजोदारो पे पड़ा है उसके ऊपर देखेंगे. सो दिस इज़ फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ये इंडियन कल्चर के पर्सपेक्टिव से है. सो GS1 का आपका टॉपिक है. अभी ये न्यूज़ में क्यों था, तो एक्चुअली जो अभी पाकिस्तान का डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है उन्होंने कहा है कि हैवी रेनफॉल जो हुई है सिंध प्रोविंस में उसकी वजह से मोहनजोदारो का वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस थ्रेटेंड है विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स. और मोहनजोदारो को के बारे में आपको ये भी बता दें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कि 1960s में जो हाइड्रोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट एल राइक्स और आर्कियोलॉजिस्ट जॉर्ज एफ डेल्स, उन्होंने एक थ्योरी रखी थी. आप इनके नाम नोट डाउन कर सकते हैं, रॉबर्ट एल राइक्स एंड जॉर्ज एफ डेल्स. उन्होंने 1960s में थ्योरी रखी थी कि अ सीरीज ऑफ कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स इन इंडस 1800 BC के अराउंड उस टाइम पे जो फ्लड्स आए थे उन्होंने यहाँ के कई सारे अर्बन सेंटर्स को वाइप आउट कर दिया है. फाइन, तो अब कुछ टेक अवेज हम लोग देख लेते हैं. तो मोहनजोदारो के बारे में पहली चीज़ दैट इट फ्लरिश्ड ऑन द राइट बैंक यानी वेस्ट बैंक ऑफ द इंडस रिवर इन 3rd मिलेनियम BC. एंड ये चीज़ को किसने इस्टेब्लिश किया था, बाय RD बैनर्जी, रखलदास बैनर्जी. ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे. ये 1922 में इन्होंने ये चीज़ इस्टेब्लिश करी थी. और ये जो थी सिटी मोहनजोदारो की, इट वाज लाइक अ स्प्रॉलिंग सिटी जहाँ पे अनबेक्ड बर्न्ट ब्रिक का बना हुआ था पूरा सिटी. और इसको 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है बाय यूनेस्को. फाइन, 1980 में ये स्टेटस दिया गया है. अब एक डॉन की रिपोर्ट आई थी कि जिसमें ये बताया था अगस्त 16 से 26 तक जो वहाँ पे रेनफॉल हुई है मोहनजोदारो में वो 779.5 mm हुई है, जिसकी वजह से वो साइट में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है और कई सारी वॉल्स भी जो हैं उनकी पार्शियल फॉलिंग हुई है इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन वॉल ऑफ द स्तूपा डोम. ओके, और इस सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो के अलावा हड़प्पा भी थी मेजर सिविलाइजेशन जिसके नाम पे भी इस सिविलाइजेशन को जाना जाता है. एंड ये ब्रॉन्ज एज अर्बन सिविलाइजेशन की साइट्स हैं और ये इंडस वैली में थी बिटवीन 3300 BC टू 1300 BC. और इसका जो मैच्योर फेज था वो था 2600 से 1900 के बीच में. फाइन, तो यू कैन रिमेंबर दीज ईयर्स एज वेल. और ये माना जाता है कि ये जो पूरी सिविलाइजेशन थी ये मिडल ऑफ 2nd मिलेनियम BC में डिक्लाइन हुई यानी वही अप्रॉक्स 1500 BC के. एंड और ये इसके रीजंस क्या माने जाते हैं, खासकर कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज. दो देयर आर अदर थ्योरीज ऑल्सो लाइक यू ऑल नो लाइक इन्वेजन थ्योरी एंड मतलब किस तरीके से रिवर्स वगैरह का चेंज होना तो आप क्लाइमेट चेंज से लिंक कर सकते हो, बट देन देयर आर थ्योरीज ऑफ इन्वेजन ऑल्सो. फाइन, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं वो काफ़ी बड़े एरिया में है विच एक्सटेंड फ्रॉम सुत्का गेंडोर इन पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास में पड़ता है, वहाँ से लेकर आपके ईस्टर्न साइड में अगर देखो तो रखीगढ़ी है इन हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट, वहाँ तक जाता है. और नॉर्थ टू साउथ का एक्सपेंशन देखो तो जम्मू में मांडा से लेके महाराष्ट्र में दैमाबाद तक की साइट्स मिली हैं. और इंडिया में इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं, लोथल, धोलावीरा जो कि गुजरात में है, देन देयर इज कलिबंगन इन राजस्थान. फाइन, और मोहनजोदारो जो साइट है उसकी खासियत क्या है, उसकी एक तो इलेबोरेट टाउन प्लानिंग के लिए माना जाता है, प्लानिंग के लिए माना जाता है. स्ट्रीट ग्रिड्स प्रॉपर आपको पता है रेक्टेंगुलर वो किस तरीके से एक दूसरे को कट करती थी स्ट्रीट्स. एंड देयर वर ब्रिक पेमेंट्स एंड डेवलप्ड वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, सीवरेज सिस्टम कवर्ड था और टॉयलेट्स रहते थे होम्स में. देन देयर वर मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स जैसे कि ग्रेट ग्रैनरी एंड द ग्रेट बाथ. और आप में से जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं क्लासेस विद सर
एंड जो आपकी अभी जीएस की क्लासेस चल रही हैं तो उसमें आपको एंशिएंट में ये सारी चीज़ें सर ने बहुत अच्छे से बताई है. सो आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लासेस एज वेल. ओके, अब मोहनजोदाड़ो का लिटरल मीनिंग क्या होता है? माउंड ऑफ द डेड. ओके, सो दिस इज बेसिकली अ सिंधी टर्म मोहनजोदड़ो, दैट इज डेड का माउंट. ओके, और इसमें करीब 30,000 से 7,000 रेसिडेंट्स रहते थे एंड इट वाज अ हाईली इवॉल्व्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन. अब कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बता दें तो करीब 1100 यूनेस्को साइट्स हैं और यूनेस्को के मेंबर्स कितने हैं? 167 हैं. और लेकिन अब देखो कैसे है ना, कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के स्टेटस हट भी जाते हैं. तो लास्ट ईयर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने लिवरपूल जो कि मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी थी यूके में, उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से हटा दिया बिकॉज ऑफ द इररिवर्सिबल लॉस ऑफ एट्रीब्यूट्स. और उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो पूरी तरीके से डिप्लॉय हो गई थी और इस वजह से ये एक इरिवर्सिबल लॉस था और इसलिए स्टेटस हटा दिया गया. उसी तरीके से 2007 में इन्होंने अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी को भी डीलिस्ट किया था जो कि ओमान में थी. और तो ये नाम भी आपको याद रखने होंगे, डीलिस्टिंग वाले, लिवरपूल एंड देन इन ओमान अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी. और वहाँ पे एक्चुअली कंसर्न्स थे पोचिंग और हैबिटेट डिग्रेडेशन के. और उसी तरीके से 2009 में जर्मनी में एक साइट है एल्बे वैली इन ड्रेसडेन, जर्मनी. ओके, तो इस एल्बे वैली का भी स्टेटस हटा दिया गया था, डीलिस्ट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे एक रोड ब्रिज बन गई थी अक्रॉस द एल्बे रिवर. Now let's see the MCQ. Which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by series of dams and channelizing water into connected reservoir? तो ये 2021 में पेपर 1 में पूछा गया है क्वेश्चन. तो आपके ऑप्शन है धोलावीरा, कलीबंगन, राखीगढ़ी या रोपर. ओके, सो डू राइट द आंसर. आई विल टेल यू द आंसर्स एट द एंड. सेकेंड टॉपिक इज बेंगलुरु फ्लड्स. अब देखो फ्लड की बात अभी ऊपर भी हुई बट दैट वाज रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड दिस इज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन. ये भी JS1 का आपका टॉपिक है. तो ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज कुछ लेक्स जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं बेंगलुरु के, लाइक बेलंदूर, वर्थूर, साउलकेरे एंड काइकोंद्राहली, इनमें काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लोइंग हो गई है. और इसका रीज़न जो है वो ये है कि वाटर बॉडीज़ के बीच में इंटरकनेक्टिविटी नहीं रह गई है, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग जो ये इशू है, ये अर्बन फ्लडिंग का है, ये चीज़ देखी गई है. और हालांकि बेलंदूर और वर्थूर लेक्स में डिसिल्टिंग वर्क स्टार्ट किया गया था बट बिकॉज ऑफ कोविड इट वॉज स्टॉप्ड. ओके, और इसमें अब जैसे IISc के डॉक्टर का भी ये कहना है दैट जो लॉस ऑफ इंटरकनेक्टिविटी है इस रीजन के लेक्स में वो मेन रीजन है बिहाइंड द फ्लडिंग. अब ये स्टेटस बता रहे हैं कि बैंगलोर क्या था और अभी क्या दिक्कतें आ गई हैं. तो 1800 में बैंगलोर में करीब 1450 वाटर बॉडीज थी जिनका वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो था वो 35,000 मिलियन क्यूबिक फीट था. ओके, TMC इज 1000 मिलियन क्यूबिक फीट. सो यू कैन रिमेंबर दिस, किस तरीके से स्टोरेज कैपेसिटी में TMC का टर्म यूज होता है. और इस कैपेसिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो पाती थी एंड फ्लड्स भी मिटिगेट हो जाते थे. एंड वहाँ पे इंटरकनेक्टेड लेक सिस्टम था और खासकर जो वहाँ के वैली जोन्स है, बेंगलुरु में जो वैलीज हैं वो इन लेक्स को कनेक्ट करती हैं ताकि ये जो हाइड्रोलॉजिकल फंक्शन है उस पूरे रीजन का वो कंटिन्यूएशन में रहे और ड्रेन्स और फ्लड प्लेन सब आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं. लेकिन अभी इन वैली जोन्स को देखो, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो इस सिटी के वैली जोन्स हैं उनको अब्यूज़ किया जा रहा है जबकि नॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं कि इन फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट किया जाए. फाइन. और बेलंदूर वार्थूर जो वेटलैंड इकोसिस्टम है उसमें खासकर काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है क्योंकि जो उसके कैचमेंट एरिया है वहाँ पे लैंड यूज़ चेंज हुआ है, लैंड कवर चेंज हुआ है और अब वहाँ पे मिक्स्ड लैंड यूज़ हो रहा है. तो वहाँ रेसिडेंशियल और ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, है ना. तो देखो अब यहाँ नदी है, यहाँ पे सॉरी लेक है, यहाँ लेक है. अब यहाँ पे मतलब वाटर इकट्ठा हो रहा है. अगर यहाँ पे हल्का वैली होता तो इट कुड हैव अक्यूमुलेटेड हियर या फिर वो यहाँ सी बेड सैंड बेड में एब्जॉर्ब हो जाता. बट अब यहाँ पे आपने पूरा घर बना दिए हैं, रेसिडेंशियल एंड ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस बना दिए हैं, तो यहाँ से पानी कहाँ जाएगा? फ्लडिंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है. फाइन. तो ये जो वेटलैंड में ऑल्टरेशन हुए वो क्यों हुए? क्योंकि लो लाइंग एरियाज को एक्सकवेटेड अर्थ डेब्री से फिल किया जा रहा था और दूसरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जा रही थी और इस वजह से जो लेक्स हैं और जो ड्रेन्स हैं उन दोनों को इन्होंने ब्रीच कर दिया है. ओके, और बेलंदूर और वार्थूर जो हैं इसके अपस्ट्रीम लेक आते हैं आपके काइकोंद्राहली एंड साउलकेरे और इनका भी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, ये भी ओवरफ्लो कर रहे हैं और क्योंकि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो रहा
है। अब यहाँ पे कैग रिपोर्ट के बारे में भी बताया गया जो यहाँ की इनकॉम्पिटेंसी को बताता है। तो 2021 में एक ऑडिट रिपोर्ट आई थी और इसमें कैग ने ये बताया था कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन डिपार्टमेंट है वो अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हैं। देन जो वहाँ की नगर पालिका है BBMP, दैट इज बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, उसने जब रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे थे और अर्बनाइजेशन रैपिडली हो रहा था तो उसने बेंगलुरु की हाई इंटेंसिटी रेनफॉल को कंसिडर नहीं किया था और जो इंडियन रोड कांग्रेस के प्रोविजंस हैं उन पे भी अध्ययन नहीं किया है। और साथ में जो NDMA की गाइडलाइंस है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस है रोड्स कंस्ट्रक्ट करते टाइम पे, उनको भी इन्होंने कंसिडर नहीं किया है। ओके, तो अब सारे जो लिकुनाज हैं जो भी पहले मतलब दिक्कतें हुई हैं वो सब सामने आ रही हैं। अब वार्थुर के लेक ऑर्डर ने ये कहा है कि जो डिसिल्टिंग हुई थी पहले, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 2020 में शुरू हुई थी, उसकी वजह से थोड़ी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ी है, लेकिन वही कोविड पेंडेमिक के चलते इसको रोक दिया गया था। और दिक्कत ये है कि जो ये बेलंदूर और वार्थुर लेक्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ सीरीज जहाँ पे 90 से ज़्यादा लेक्स हैं। ओके, सो देर आर मोर देन 90 लेक्स इन द सीरीज जहाँ पे ये दोनों भी लेक हैं। अब ये ज़्यादातर लेक्स और ड्रेन्स वही हैं जहाँ पे इंक्रोचमेंट हो गया है या फिर जहाँ पे डिसिल्टिंग नहीं हुई है। ओके, तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्ट्रक्चरल फ्लड कंट्रोल मेजर? तो ऑप्शन है डाइक्स, टेरेसेस, कट ऑफ्स या फ्लड प्लेन जोनिंग। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी बता देती हूँ, विच वुड मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू। डाइक क्या होता है? एक बैरियर होता है जो रिवर लेक के पानी को रोकने के लिए या रेगुलेट करने के लिए होता है। तो एक इसमें वाटर डाइक होती है, एक जियोलॉजिक डाइक होती है। जो जियोलॉजिक डाइक होती है उसमें एक बहुत बड़ा स्लैब होता है रॉक का जो दूसरे रॉक में कट करता है एक अलग एंगल पे। ओके, तो बाकी स्ट्रक्चर से उस रॉक का एंगल अलग होता है तो एक डाइक फॉर्म हो जाता है। और जब इसको रिवर बैंक्स के वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो ये वाटर फ्लो को कंट्रोल करते हैं और फ्लडिंग को प्रिवेंट करके ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जो रिवर वाटर होता है वो बहुत तेजी से निकल जाता है, वहाँ इकट्ठा नहीं होता है और बहुत अच्छे फोर्स से निकल जाता है। ओके, फ्लड प्लेन क्या होते हैं? ये लो लाइंग ग्राउंड होते हैं जहाँ पे भी जिस रिवर में फ्लडिंग हो रही होती है उसके पास का जो एरिया होता है, ग्राउंड होता है, उसको फ्लड प्लेन कहते हैं। रिवर टेरेस क्या होती है? ये बेंच या स्टेप होता है जो कि वैली के साइड में होता है और ये पहले फ्लड प्लेन रहा हो चुका है, नाउ इट हैज बिकम अ टेरेस। ओके, और कट ऑफ क्या होता है? रिवर में एक शॉर्टकट टाइप का होता है एक मियांडर लूप के अक्रॉस जो कि स्ट्रीम को स्ट्रेटन या फिर शॉर्टन कर देता है। ओके, तो ये आपको पता है ना कि जैसे रिवर नीचे की तरफ आती है तो उसमें मियांडरिंग होती है, इस तरीके से कर्व्स आते हैं। जब ये कर्व बढ़ता जाता है तो इस तरीके से ये कट हो जाता है एंड अल्टीमेटली रिवर सीधी हो जाती है और ये चीज, ये पार्ट रह जाता है। ओके, सो दिस इज अ कट ऑफ। फाइन, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सिरस मिस्ट्री कार क्रैश ट्रेजिडी, अ रिमाइंडर ऑफ हाई नंबर ऑफ रोड डेथ्स इन द कंट्री। तो ये रोड डेथ्स के लिए GS2 का टॉपिक है ये। और न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो अभी पहले के टाटा ग्रुप चेयरमैन थे सिरस मिस्ट्री, उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था, वेयर ही वाज किल्ड, और ये नेशनल हाईवे पे हुआ था महाराष्ट्र के पलघर डिस्ट्रिक्ट में। तो कुछ टेक अवेज देख लेते हैं। तो NCRB का एक डेटा है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया का, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। 2021 का इन्होंने बताया कि एक साल में 1.5 लाख करीब इंडिविजुअल्स की डेथ हुई थी ऑन रोड एक्सीडेंट्स, जिसमें से ज़्यादातर करीब 44.5% जो थी, 44.5% वो टू व्हीलर्स की वजह से हुई थी और बस एक्सीडेंट केवल 3% थे। स्पीडिंग की वजह से आधे से ज़्यादा डेथ हुई थी। देन डेंजरस और केयरलेस ड्राइविंग की वजह से भी काफ़ी डेथ्स थी। मैक्सिमम जो इंक्रीज देखा गया ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में 2020 से 21 में, वो देखा गया है तमिलनाडु में, देन MP, देन UP, महाराष्ट्र एंड केरला। सो रिमेंबर एटलीस्ट द फर्स्ट 3, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड UP। अब लैंडसेट सीरीज का रोड सेफ्टी के कुछ पॉइंट्स हैं जो इसका सोल्यूशन बताते हैं, और इसमें लैंडसेट स्टडी जो है उसने कहा है कि पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स बहुत ज़रूरी है अगर आपको रोड सेफ्टी को इंश्योर करना है। और ये UN के जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनमें से एक टारगेट भी है कि जो रोड ट्रैफिक क्रैश फैटिलिटीज होती है, इंजुरीज होती हैं, उसको 2030 तक आधा कर दिया जाए, ठीक है, हाफ कर दिया जाए।
तो स्टडी के कुछ मेजर पॉइंट्स क्या हैं कि रूटीनली हेलमेट्स वेयर करना, सीट बेल्ट्स वेयर करना, देन स्पीड लिमिट्स को ओबे करना, ड्रंक ड्राइविंग नहीं करना, इससे करीब 3.5 से 5.5 लाख जो लाइव्स हैं वो सेव हो सकती हैं। और ये फिर उन्होंने बताया कि अगर मोटरसाइकिलिस्ट हेलमेट्स पहने तो कितनी लाइव्स बचेंगी, देन स्पीडिंग को अगर कम कर दिया जाए कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस करके या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल करके, तो उससे भी करीब 3.5 लाख लाइव्स ग्लोबली बची जा सकती हैं। देन ड्रंक ड्राइविंग को भी टैकल करना चाहिए बाय एनहांसिंग द ड्रंक ड्राइविंग इन्फोर्समेंट, ओके। एंड सीट बेल्ट का यूज़ तो ऑब्वियसली इंप्रूव होना चाहिए। तो अब इम्पोर्टेंस भी बताया है। तो एक्चुअली में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री ने एक वीडियो इशू किया था, उसमें ये बताया था कि अगर सीट बेल्ट पहनी रहती है, आपने लगाई रहती है, तो उस टाइम पे जो एक्सीडेंट का इम्पैक्ट होता है वो 80% तक कम हो जाता है। सो वाई नॉट वेयर इट, राइट। तो 80% तक इम्पैक्ट कम हो जाता है। और एक फिर स्टडी हुई है बाय सेव लाइफ फाउंडेशन। सी दीज पॉइंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू योर मेन्स आंसर राइटिंग, ओके। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। इन फैक्ट से ही जब आप आंसर लिखते हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनता है, ओके। तो एक स्टडी भी हुई थी बाय सेव लाइफ फाउंडेशन एंड निसान, जिसने बताया है कि केवल 7% जो लोग हैं इंडिया में वो बैक सीट पे भी सीट बेल्ट लगाते हैं। और वैसे सीट बेल्ट कंपलसरी है फ्रंट और बैक सीट दोनों के लिए। और मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2019 का, उसका सेक्शन 194 भी कहता है कि कोई भी अगर मोटर व्हीकल ड्राइव करता है बिना सेफ्टी बेल्ट लगाए या फिर पैसेंजर्स को कैरी भी करता है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, तो उसको 1000 का फाइन रहेगा। लेकिन इंडिया में एटीट्यूड क्या है कि रियर सीट पे, बैक सीट पे, अरे बैक सीट पे छोड़ो, कई बार फ्रंट सीट में भी लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। एंड ज़्यादातर लोग, मतलब वैसे अगर देखा जाए इंडिया में, तो फ्रंट सीट पे ही ज़्यादा लगाते हैं, एंड दैट ऑल्सो ऑन द ड्राइवर सीट जो बैठे रहते हैं। और इसके आर्ग्यूमेंट क्या दिए जाते हैं, हमको अपनी सेफ्टी की इतनी परवाह नहीं है और इतना ज़्यादा खर्चा कौन करेगा इतनी सेफ कार्स पे, एंड लॉज अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होते तो हम सीट बेल्ट लगा के क्या कर लेंगे, कोई जब, मतलब वही पुलिस वाला देखने के लिए नहीं है तो काय के लिए लगाओ, है ना। MCQ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रोड सेफ्टी। पहला स्टेटमेंट है कि 3rd हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी रोड सेफ्टी पे फॉर अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030, उसने कंसेप्चुलाइज किया था कि 0 रोड फेटलिटीज होनी चाहिए इंडिया में बाय 2030। सेकेंड स्टेटमेंट है कि कमेटी बनाई गई थी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ एस सुंदर, उन्होंने एक ड्राफ्ट फाइनलाइज किया ऑन रोड सेफ्टी पॉलिसी। थर्ड इज ब्राजीलिया डिक्लेरेशन साइन किया गया था एट सेकेंड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी। फोर्थ है कि एज पर NCB's डेटा जो मैक्सिमम इंक्रीज हुआ ट्रैफिक एक्सीडेंट केसेस में 20 से 21 में, वो महाराष्ट्र में हुआ है, ओके। तो आपको इसमें एक ही चीज़ पता है, अगर वो पता है तो आंसर आप कर सकते हैं, राइट। फोर्थ न्यूज इज ऑन इंडिया बांग्ला ट्रेड, ये GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस का है। तो अभी एक्चुअली में ये लोग आपस में नेगोशिएशन शुरू कर रहे हैं सीपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट पे। यदि आप इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो वी हैव डिस्कस दिस थिंग ऑल्सो अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो अभी कुछ क्यों ये दोनों देश एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो वो देख लेते हैं। तो 21-22 में जो बांग्लादेश है वो इंडिया का साउथ एशिया में लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर रहा है, और अगर इंडियन एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड देखे जाएं तो 4th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन रहा है, ओके। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश फॉर इंडिया। और इंडिया का सिग्निफिकेंस अगर देखें तो बांग्लादेश सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर, बांग्लादेश का सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर रहा है इंडिया, और उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट भी एशिया में कौन है, इंडिया है। इंडिया के मेन एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं बांग्लादेश में, रॉ कॉटन, नॉन रिटेल, प्योर कॉटन यार्न और इलेक्ट्रिसिटी। और वहाँ से बांग्लादेश से क्या आता है, प्योर वेजिटेबल ऑयल्स, नॉन नेट मेंस सूट्स एंड टेक्सटाइल स्क्रैप्स, ओके। और ये जो सीपा है ये इसका फोकस किस पे रहेगा, मेनली ट्रेड एंड गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट, ताकि जो दोनों कंट्रीज का ट्रेड गैप है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। एक और चीज़, बांग्लादेश अभी तक LDC था, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में आता था, लेकिन 2026 तक ये ग्रेजुएट करके डेवलपिंग नेशन बन जाएगा, तो इसको ज़्यादा ट्रेड बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि सेपा वगैरह जो है उसको जल्दी से जल्दी ले ले, ओके। अभी जो करंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, यानी अभी तक क्या चला आ रहा था हमारे रिलेशंस, खासकर अभी यहाँ पे 2015 से बताएं काफ़ी अच्छे रहे हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में। तो जब PM बांग्लादेश गए थे 2015 में, तो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट हुआ था जिसको रिन्यू किया गया था 5 साल के लिए, और फिर ऑटो रिन्यूअल पे भी डाल दिया गया था। फिर जो साफ्टा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, उसमें बांग्लादेश ने प्रेफरेंशियल टैरिफ दिए हुए हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स को, और 2011 में उसी तरीके से इंडिया ने भी ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री एक्सेस दिया था बांग्लादेश को फॉर ऑल टैरिफ लाइन्स एक्सेप्ट टोबैको एंड एल्कोहल को छोड़ के, बाकी ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री एक्सेस दिया हुआ है। इसके
अलावा 2011 से एक अग्रीमेंट ऑन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, देन जॉइंट इंटरप्रिटेटिव नोट्स अभी साइन किए गए थे इसी अग्रीमेंट के लिए 2017 में। देन इनलैंड वाटरवे से ट्रेड और ट्रांजिट को बढ़ाने के लिए एक प्रोटोकॉल है जो कि 1972 से, रिमेंबर दिस, PIWTT, दैट इज प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटरवेज ट्रेड एंड ट्रांजिट। इसको भी अभी 2015 में रिन्यू किया गया था 5 साल के लिए। और ये प्रोटोकॉल क्या कहता है कि जो गुड्स का मूवमेंट है वेसल्स और बार्जेस से, तो वो 8 रूट्स पे अलाउ किया गया था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और इंडिया से इंडिया भी जाना हो बांग्लादेश तो होते हुए, तो वो भी इन 8 रूट्स पे अलाउ किया गया था। ओके, और एक MOU भी हुआ था कोस्टल शिपिंग पे, ये 2015 में ही हुआ है, जिसमें डायरेक्ट सी मूवमेंट अलाउ किया था कंटेनराइज बल्क या ड्राई कार्गो का। तो इससे जो शिपिंग टाइम था वो पहले लगता था 1 महीना, करीब 30 से 40 दिन लगता था, तो अब वो कम होकर केवल 1 हफ्ता 7 से 10 दिन रह गया है। तो ये सबसे इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, तो बिजनेस के लिए दोनों तरफ के लिए अच्छा है। ओके, और एक और MOU हुआ था 2015 में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के यूज को लेके फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, एंड देन देयर इज एन MOU ऑन बॉर्डर हार्ट्स जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे हुआ था, तो इसको 2017 में रिन्यू किया गया है जब PM यहाँ इंडिया थे, बांग्लादेश PM इंडिया आई थी। और अभी 4 बॉर्डर हार्ट्स हैं, 2 तो मेघालय में है और 2 त्रिपुरा में। मेघालय में है कलाइचर एंड बलाट, एंड त्रिपुरा में है श्रीनगर एंड कमला सागर। ये ऑलरेडी फंक्शनल है। इसके अलावा 6 और बॉर्डर हार्ट्स इन्हीं दोनों स्टेट्स में बनाए जा रहे हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि 5 इंडियन स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश के साथ। आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि कितने स्टेट्स करते हैं और कौन कौन से स्टेट्स हैं। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है कि इंडिया ने MOU साइन किया था बांग्लादेश के साथ ऑन द यूज ऑफ चिटागोंग एंड मोंगला पोर्ट्स फॉर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। थर्ड स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है एशिया में। लास्ट स्टेटमेंट है कि 2021-22 में बांग्लादेश जो है वो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है इंडिया का इन साउथ एशिया। लास्ट न्यूज इज गवर्नमेंट्स पुश फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन रूपी। तो ये GS3 का आपका टॉपिक है। तो ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री एक मीटिंग कर रहे हैं जहां पे ये कहा जा रहा है, ये इस चीज़ को वो प्रमोट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो रुपीज़ में किया जाए इंस्टेड ऑफ US डॉलर। और बैंक्स को भी कहा गया है कि वो एक्सपोर्टर्स के साथ रुपी ट्रेड के लिए रुपी ट्रेड में ही नेगोशिएट करें। ओके, तो इस साल जुलाई 11 में एक RBI का सर्कुलर आया था जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि इट हैज़ डिसाइडेड कि जो एडिशनल अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, जो भी इनवॉइसिंग, पेमेंट और सेटलमेंट्स है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वो इंडियन रुपी में किया जाएगा। और RBI ने इसका रीज़न क्या दिया था? ताकि ग्लोबल ट्रेड जो है इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स वगैरह होते हैं उसको बढ़ाया जा सके, और जो ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी है उनका इंटरेस्ट भी बढ़ाया जा सके इंडियन रुपी में। फाइन, इसका रियल रीज़न क्या है अभी आपको बताते हैं। तो ये जो मूव है इससे ट्रेड सेटलमेंट बाकी कंट्रीज में तो रुपी में होंगे, लेकिन इसका खास फायदा जो है वो रशिया को मिलेगा। क्यों मिलेगा मैं अभी बताऊंगी आपको 2 मिनट में। एंड इसके अलावा जो है वो डॉलर का आउटफ्लो चेक करने के लिए भी इसको किया जा रहा है, ताकि रुपी ऑलरेडी डेप्रीशिएट तो हो ही रहा है लेकिन थोड़ा कम डेप्रीशिएट हो। ओके, अब इसके लिए अब किया क्या जाएगा? जो भी ट्रेड ट्रांजैक्शंस होंगे किसी भी कंट्री के साथ, उसके लिए इंडियन बैंक्स वोस्त्रो अकाउंट्स खोलेंगी, जो भी करस्पॉन्डेंट बैंक होता है। तो वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है कि दूसरे कंट्री की सपोज कोई बैंक है तो उसके बिहाफ पे यहाँ पे इंडियन बैंक एक अकाउंट खोलेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल HSBC का वोस्त्रो अकाउंट जो है वो SBI ने यहाँ पे खोला हुआ है। तो अब क्या होगा कि जो इंडियन इंपोर्टर्स होंगे वो अपने इंपोर्ट्स के लिए इन्हीं अकाउंट्स में पे करेंगे इन इंडियन रुपीस, और उसके बाद में जो यहाँ से अर्निंग्स आएगी वो अब इंडियन एक्सपोर्टर्स को देनी होगी, तो वो भी इंडियन रुपीस में दे दिया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो होते हैं किसी कंपनी द्वारा, तो वो फॉरेन करेंसी में होते थे, नेपाल और भूटान को छोड़ के। रिमेंबर, नेपाल भूटान को छोड़ के। तो इंपोर्ट्स के केसेस में जो था कि इंडियन कंपनी को फॉरेन करेंसी में पे करना पड़ रहा था, और मेनली डॉलर्स होता था, लेकिन पाउंड, यूरो, येन कुछ भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी में पे करना था। और इंडियन कंपनी जो होती थी उसको भी जो पेमेंट मिलता था वो फॉरेन करेंसी में मिलता था। मतलब अगर इंडियन कंपनी कुछ एक्सपोर्ट कर रही है तो उसको पेमेंट फॉरेन करेंसी में मिलेगा, फिर इसको ये रुपीस में कन्वर्ट करते थे अपनी बाकी की नीड्स के लिए।
तो अब आरबीआई ऑर्डर में ऐसा कहा नहीं गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा रशिया को आएगा। क्यों? क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे यूक्रेन वॉर के चलते, और इसलिए वो अभी स्विफ्ट सिस्टम से हटाई गई है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। स्विफ्ट सिस्टम है क्या, वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये सिस्टम बैंक्स द्वारा यूज़ किया जाता है फॉरेन करेंसी में पेमेंट करने के लिए। फाइन, तो अब इस सिस्टम से रशिया को हटाया गया सैंक्शंस के चलते। इसका मतलब क्या है कि जो रशिया को अब पेमेंट्स करने वो ज़रूरी नहीं कि वो फॉरेन करेंसी में करें। तो इससे फ़ायदा किसको मिलेगा? रशिया और इंडिया दोनों को मिलेगा। कल भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी लास्ट, मतलब जो न्यूज़ एनालिसिस हुआ था, तो उसमें आपको बताया था कि जैसे ऑयल वगैरह का इसके ऊपर प्राइस कैप लगा रहे हैं रशियन ऑयल के ऊपर, तो इंडिया लेकिन फिर भी ट्रेड कंटिन्यू करेगा। तो अगर ट्रेड कंटिन्यू करेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर ये अपनी करेंसीज में ट्रेड करें जैसे इंडियन रुपी वगैरह में, तो इंडिया को फ़ायदा मिलेगा। तो ये अरेंजमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी कंट्री इस पर भी आए। क्यों? हम भले चाहें कि इंडियन रुपी और भी कंट्रीज़ में जाए, लेकिन बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाकी कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करेंगी, क्योंकि वो जो दूसरी जगहों से इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे उनको अल्टीमेटली फॉरेन करेंसी में पे करना है, तो उनको फॉरेन करेंसी ही चाहिए होगी। और इस अरेंजमेंट से ही नहीं माना जा रहा है कि रुपी में जो डिप्रिसिएशन है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा, और बाकी करेंसीज की तरह ही ये भी डिप्रिशिएट हो रहा है और कंटिन्यूसली वीकन हो रहा है, हम देख रहे हैं। ओके, एमसीक्यू देख लेते हैं। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब क्या होता है? पहला स्टेटमेंट है कि रुपी को गोल्ड में कन्वर्ट कर पाना। सेकेंड स्टेटमेंट है कि रुपी को अलाउ करना टू बी फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस। थर्ड है फ्रीली परमिटिंग कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा। लास्ट है डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसीज इन इंडिया। ओके, तो आई होप आपने आंसर्स लिख लिए होंगे। मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ। सो दीज आर द आंसर्स टू द एमसीक्यूज आज टुडे। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आप कैसे चाहते हैं फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, सो वी विल फॉलो दैट पैटर्न। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।